So hello everyone, I welcome you all to UIS. So today we are going to discuss काफ़ी सारे टॉपिक्स आज आपके एडिटोरियल और एक्सप्लेनर सीरीज के अंदर आए हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, सो मेनी टॉपिक्स। अब देखो कई बार क्या होता है कि कम टॉपिक्स होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा, जैसे आज बहुत ज़्यादा टॉपिक्स। एक्सप्लेनर सीरीज के दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा एडिटोरियल में आपके 3 एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट है, तो 5 टॉपिक्स हो गए। ये बड़े टॉपिक्स हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ने में, कंटेंट डेवलप करने में टाइम लग जाता है। यहाँ पे देखो, पहला एस्पेक्ट क्या है, ये एक तो मल्टी लेटर, बहुत इस पर मेंस का प्रश्न आज का मैंने इसी पे आपके बनाया है। मिनीलैटरलिज्म एज अ सॉल्यूशन, मिनीलैटरलिज्म एज अ सॉल्यूशन फॉर मल्टीलैटरलिज्म एंड व्हाट इज द रोल ऑफ G20। आईआर का टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है। इंटरनेट क्या ये चेंज होने जा रहा है, ये एक टॉपिक आपका है। जैसे सोशल मीडिया, इंटरनेट, जीएस पेपर 3 के अंदर एक टॉपिक आता है। इसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ है, पॉलिटी गवर्नेंस का टॉपिक है। इंडिया जर्मनी रिलेशन, ये आईआर का टॉपिक है। उसके बाद ये अगर आप देखोगे तो दिस इज़ अगेन कि हम किस तरीके से जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें एक सुपर पावर बन सकते हैं। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार प्रीलिम्स में भी इस पे बिल्कुल प्रश्न आ सकता है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, और मेंस में भी आपका जो प्रश्न है वो आपके लिए ज़रूर से फ्रेम हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना है, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बिल्कुल जो प्रश्न है इसमें फ्रेम हो सकते हैं। तो टॉपिक्स हम लोग जो डिस्कस करेंगे, एंटी डिफेक्शन ऑन पॉलिटी गवर्नेंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर नोट करना है। इंडिया जर्मनी आईआर का टॉपिक है। इंडिया एज अ ग्रीन हाइड्रोजन सुपर पावर, ये ग्रीन हाइड्रोजन है जिसमें हम एनर्जी के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं जीएस पेपर 3 के अंदर। इंटरनेट, ये भी साइंस एंड इंटरनेट से रिलेटेड जीएस पेपर 3 के अंदर। मल्टीलैटरलिज्म एंड G20, ये आईआर प्लस इकोनॉमी का टॉपिक है। फिर आखिरी में आई एम गोइंग टू गिव यू द मेंस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो कि जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। द एंटी डिफेक्शन लॉ इज फेसिंग कवल्शंस। इसमें देखो एक ओपिनियन दिया गया है, व्हाट इज हैपनिंग इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जैसे दो गुट बन गए, उद्धव ठाकरे के और शिंदे साहब के, इन दो ग्रुप आपके जो है बन गए। अब इसमें देखो पॉलिटिकल पार्टी के चीफ मिनिस्टर ये, इसके बाद ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पे आप समझो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके एक तरफ लेजिस्लेटिव विंग होती है और दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशनल विंग होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे लेजिस्लेटिव विंग में कौन होते हैं, जैसे जो एमपी और एमएलएज होते हैं पार्टी के, वो लेजिस्लेटिव विंग बनाते हैं। वो आपका लेजिस्लेटिव विंग बनाते हैं। जो लेजिस्लेटिव विंग की अगर बात किया जाए तो एमपीज और एमएलएज मिलकर लेजिस्लेटिव विंग बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल विंग जैसे मान लो कि पॉलिटिकल पार्टी की जो भी पोजीशन होल्ड करता है, पॉलिटिकल पार्टी के हेड और जो भी आपके मेंबर्स हैं, वो सब आपके ऑर्गेनाइजेशनल विंग के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक लॉ है जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, 1985 के अंदर आया है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ किस केस में लगना चाहिए, तो 1985 के अंदर ये लॉ आपका आया और उसमें कुछ बातें आपकी हाईलाइट की गई। और उसमें एक बात जो आपकी हाईलाइट की गई एंटी डिफेक्शन लॉ की, कोई भी मान लो लीडर है, सपोज करो एक लीडर है, वो आपका इलेक्ट होके आ रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से, तो अगर वो दूसरे में चला गया इलेक्शन के बाद से, तो उस पर उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। बट यहाँ पे दो चीज़ें सामने आ रही हैं जो इस पे भी हाईलाइट है। एक टर्म जो यूज्ड है वो स्प्लिट है, दूसरा टर्म जो यूज्ड है वो मर्जर है। स्प्लिट और मर्जर, तो पहले एक पैराग्राफ था जिसमें ये था कि अगर मान लो एक तरीके से 100 है, कोई 100 मेंबर्स हैं आपके, और उसमें से 1/3 आपके स्प्लिट हो जाएं, मतलब लेजिस्लेटिव विंग की बात हो रही है, तो मान लो 100 एमएलएज हैं पार्टी के और 1/3 स्प्लिट हो जाएं, तो वो जाके मर्ज हो, वो दूसरे पार्टी में जा सकते हैं, उनमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। तो इस क्लॉज को ख़त्म किया गया। उसके बाद एक दूसरा चीज़ जो ऐड की गई वो है मर्जर। इस पर इन्होंने चर्चा की। मर्जर में जो किया गया, क्लॉज चेंज करके 2/3 कर दिया गया। 2/3 मतलब अगर पहले जो 1/3 था जो कि स्प्लिट से रिलेटेड था, अब यहाँ पे 2/3 है। बट 2/3 में भी जो डिसीजन होना चाहिए वो पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिकल पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशनल विंग का हेड क्या है उसका डिसीजन होना चाहिए, ना कि लेजिस्लेटिव विंग में 2/3 जो है वो आपके डिसाइड कर लें और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से मर्ज हो जाएं या अलग हो जाए। अगर ऐसा होता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगना चाहिए। ऐसा जो आपके आप कह सकते हैं जो ऑथर हैं, जो कि पहले फॉर्मल सेक्रेटरी जनरल भी लोकसभा के रहे हैं, उनका ये मानना है। तो ये कुछ बातें इनके द्वारा कही गई हैं। तो यहाँ पे जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें कि अगर कोई भी डिफेक्ट करता है तो
उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। इट मीन्स कोई इलेक्ट होकर आके दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जाता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। दूसरा एम ये भी बनता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के माध्यम से ये भी इंश्योर करना कि पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारा इंस्टेबिलिटी फेस ना करे, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, जो एमएलएज एमपीज की खरीद फरोख्त है वो ना हो, कि कोई भी एमएलएज या एमपीज है उन्हें पे करके और फिर अपने पार्टी में शामिल कर दिया जाए। इससे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी इंस्टेबिलिटी आती है, सरकार में भी इंस्टेबिलिटी आती है। तो ये दो चीज़ें एक मेजर ऑब्जेक्टिव था एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 10th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया गया था। जब हम स्प्लिट की बात करते हैं तो स्प्लिट का जैसा भी हमने डिस्कस किया कि पहले ये पॉइंट था, और यहाँ पे स्प्लिट का जो एक क्लॉज आपका था, फॉर एग्जांपल 1/3 वाला जो क्लॉज आपका एग्जिस्ट करता है। सो इफ देयर वाज नो स्प्लिट इन द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी एंड 1/3 ऑफ द लिस्ट ओनली मूव्ड आउट, ऑल ऑफ देम वुड बी लायबल टू बी डिस्क्वालिफाइड। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये एक ओपिनियन दिया जा रहा है। सो यहाँ पे क्या है कि अगर स्प्लिट होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में और लेजिस्लेटर्स जो है दे आर डिसाइडिंग इट, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डिफेंस अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन। अब देखो ये एक ओपिनियन है, अगर इसके काउंटर ओपिनियन दिया जाए तो दूसरे जो एक्सपर्ट्स होंगे संवैधानिक वो इसका काउंटर ओपिनियन दे सकते हैं। ये एक ओपिनियन है। सो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर स्प्लिट है, उन्हें कि 1/3 जो है वो स्प्लिट हो रहे हैं इसलिए उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा, तो ये अभी प्रोटेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज 1/3 से 2/3 इंक्रीज किया गया और वो स्प्लिट से रिलेटेड नहीं, इट इज बेसिकली लिंक्ड विद द मर्जर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो अगर मर्ज होती है तभी डिस्क्वालिफिकेशन से एग्जम्पशन मिल सकता है, बिकॉज स्प्लिट वाला जो क्लॉज है उसको हटा के अब मर्जर वाला एस्पेक्ट ऐड ऑन किया गया। बट यहाँ भी जो मर्जिंग का डिसीजन है दैट हैज़ टू बी डन बाय द पॉलिटिकल पार्टी। जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे हैव टू डिसाइड वेदर जो है मर्ज होना चाहिए कि नहीं मर्ज होना चाहिए। यहाँ पे जो ऑथर है या जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है, इट्स नॉट लाइक कि जो लेजिस्लेटर्स हैं दे शुड डिसाइड कि हमें मर्ज करना है कि नहीं करना। दैट डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय द पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज वो सब पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे इलेक्ट होकर आए हैं। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे इलेक्ट हो गए और होकर आए तो ऐसी स्थिति में अगर वो खुद से डिसाइड कर लें कि हमें अलग होना है, सो वो आपका उसमें प्रोटेक्शन या एग्जम्पशन नहीं प्रोवाइड किया जा सकता, ये आपका हाईलाइट किया गया। सो जो मर्जर है पॉलिटिकल पार्टीज का प्रोवाइड द बेसिस फॉर क्लेमिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन अंडर, and it contains another section, namely the merger will be deemed to have occurred only if 2/3 of the legislature agree to such mergers, that exempting defecting legislator from disqualification merger is taken into account only if 2/3 of the legislature have agreed to it। तो यहाँ पे ये चीज भी आपका हाईलाइट किया गया है कि एक पहला चीज कि द डिसीजन कैन बी टेकन बाय द पॉलिटिकल पार्टी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, 2/3 जो आपके लेजिस्लेटर है दे ऑल्सो शुड एग्री। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही लेजिस्लेटर है दे डिसाइड एंड दे स्टेट कि 2/3 जो है हम साथ हैं और हम अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का देखना आपका जरूरी है। दूसरा ये भी कहा गया कि देखो ये भी आपका हाईलाइट किया गया कि जो विप जारी किया जाता है वो विप जारी किया जाता है। विप क्या होता है कि जैसे आपका एमएलएज हैं तो उनको एक डायरेक्शन दी जाती है जिसे हम विप कहते हैं, और ये डायरेक्शन कहाँ से आती है? पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा आती है। इवन पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जारी किया गया विप अगर ना माना जाए, दैट कैन ऑल्सो बी अ बेसिस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आपका हो सकता है। सो यहाँ पे क्या है कि ऐसी स्थिति में किसका विप इंपॉर्टेंट है? पॉलिटिकल पार्टी जो कि ऑर्गेनाइजेशनल विंग हम कह सकते हैं, या फिर लेजिस्लेटिव विंग की बात करें कि 2/3 जो लोग हैं वो साथ हैं एंड दे स्टार्ट गिविंग कि ये डायरेक्शन विप जारी करना। तो यहाँ भी देखना जरूरी आपका बन जाता है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस शेल बी डीम्ड टू बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टी विच बाय विच ही वाज सेट अप एज अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज सच अ मेंबर। तो यहाँ पे विप भी वैलिड किसकी होगी? पॉलिटिकल पार्टी की विप वैलिड होगी जिसके बेसिस पर या जिसकी टिकट पर जो है वो जीत कर आए हैं एंड दे आर सिटिंग एज एन एमएलए और एन एमपी, एमएलए एमपी के रूप में वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो विप होगी या जो डायरेक्शन जारी किया जाएगा दैट इज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एज अ होल। ये कुछ पॉइंट्स आपका ध्यान रखा। तो यहाँ पे कहा गया कि लेजिस्लेटर्स के कोई भी ऐसा फ्रीडम नहीं है कि वो ओरिजिनल पार्टी से अलग हो जाएं एंड अलग होने के बाद इवन जो है दे स्टार्ट एंड दे फॉर्म अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड अपना ही विप जारी कर दें। हियर द विप ऑफ अ ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी हैज टू बी वैलिड। ये चीज आपकी हाईलाइट की गई। जो विप है ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का दैट हैज टू बी वैलिड।
that has to be valid. If the legislators are not following those whip, under that consideration, ऐसे consideration में जो MLAs हैं या MPs हैं वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ. सो दिस इज वन ऑफ द ओपिनियन. अब मान लो कोई दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ दूसरा बात कह देंगे. नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया जर्मनी रिलेशन पे ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इट कैन बी अंडर GS पेपर 2 IR का टॉपिक है. अच्छा, एक चीज और भी है, इसका PDF मैं आपसे शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे. जो फोल्डर मैंने आप लोग को बनाया था तो उसमें एडिट का भी ऑप्शन था. आप में से कई लोगों ने क्या कर दिया कि उसमें से जो फोल्डर में कंटेंट है ना उसी को डिलीट कर दिया. तो दिस इज़ हाईली, आई डोंट नो कैसे आप लोग ऐसा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे कैन एक्सेस. तो अब उसमें आप लोग डिलीट कर रहे हो, मतलब जो कंटेंट है उसको ही डिलीट कर रहे हो. ये हो सकता है गलती से हो गया हो, लेकिन आई विल शेयर द जो PDF है वो मैं आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल का लिंक आई एम प्रोवाइडिंग यू, तो वहाँ से फिर आप लोग डाउनलोड कर लेना डायरेक्ट. ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें. कल इन न्यूज़ सीरीज़ के अंदर, अच्छा आप में से कईयों को कन्फ्यूजन, सर ये हिंदू के अंदर क्या आधा कवर हो रहा है? ऐसा नहीं है, जितनी चीज़ें पहले कवर होती थी आज भी उतना ही कवर हो रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं. द पॉइंट दैट आई वांट टू हाईलाइट इज, जैसे कल मैंने आपसे डार्ट, यमुना का कल्चर, ये सब डिस्कस किया. उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं इधर उधर से, वहाँ से आई एम ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट टॉपिक फॉर यू प्रीलिम्स के लिए. ठीक है, और दूसरे जैसे ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस के जो एरियाज हैं जिस पर रिसर्च आती रहती है, जैसे कल यमुना का कल्चर मैंने बताया आपको, डार्ट के बारे में बताया इन न्यूज़ सीरीज़ के अंदर, तो वो भी कवर होती है. तो वो 11:30-12 बजे तक आपकी अपलोड हो जाएगी. जब आपको टाइम मिले आप उसको देखो. जो हिंदू जैसा पहले था वैसा ही चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है. आपके मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि वी आर उसका कुछ लेवल रिड्यूस कर रहे हैं या कुछ ऐसा. कई बार हम कुछ चेंजेस करते हैं तो कई बार मन में कुछ आपके आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देखो सिर्फ एक जो स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन चेंज हुआ है, साथ में एक कुछ नया एडिशनल एस्पेक्ट इन न्यूज़ सीरीज के अंदर हैव स्टार्टेड, जिसमें इवन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस के जो एरियाज पे रिसर्च आ रही हैं उसको भी आई एम इंक्लूडिंग. वो प्रीलिम्स जैसे कल यमुना का कल्चर और डार्ट के बारे में है, तो वो वीडियो कल का अपलोडेड है आपका. प्रीलिम्स बूस्टर के अंदर जो मंडे टू फ्राइडे होता है उसमें इंडियन एक्सप्रेस, PIB और बहुत सारे डाउन टू अर्थ, बहुत सारे जो न्यूज़पेपर में उसमें MCQs के फॉर्मेट में कंप्लीट इंग्लिश में कंटेंट है. तो वो आप लोग अपना ये 3 चीज़ अगर आप कर लो ना तो फिर आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. अगर 24 की तैयारी कर रहे हो फिर सिर्फ आप स्टैटिक पार्ट पर फोकस करो, इससे ज़्यादा करना भी नहीं है. नोट्स बनाते रहो, दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प. बट नोट्स बनाना आपके लिए आसान क्यों हो जाएगा? अभी जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसको आप सब्जेक्ट वाइज अपना नोट बना लो, एक प्रीलिम्स का रजिस्टर बना लो, जिसमें जैसे प्रीलिम्स बूस्टर के टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स इन न्यूज़ सीरीज के अंदर, उसको प्रीलिम्स वाले रजिस्टर में ही नोट करो. तो इसमें बाद में क्या है कि वो प्रीलिम्स वाला रजिस्टर जो है उसको सिर्फ आपको प्रीलिम्स तक ही पढ़ना है. ये जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीलिम्स मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है. तो आपको भी पता है कि मुझे अच्छा ये चीज़ इसके लिए पढ़ना है, ये चीज़ कंटेंट मैनेजमेंट एक आपके लिए आसान हो जाएगा. ये थोड़ा सा आपको ध्यान में और जो है रखना है. इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करूंगा, सौरभ पांड्या अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल में यू विल गेट द PDF. ठीक है, तो यहाँ पे ये GS पेपर 2 का टॉपिक है, इंडिया जर्मनी रिलेशन की बात की जाए. देखो इंडिया जर्मनी रिलेशन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हमेशा से रहे हैं, और इसमें देखो एक चीज़ और भी अभी देखने को क्या मिल रही है, व्हाट इज़ बीइंग हाईलाइटेड, कि अभी जो अप्रोच रशिया का रहा है, चाइना का रहा है, सो उसमें जर्मनी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है. जर्मनी चाइना के क्लोज है, बट जर्मनी यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है, यूरोपियन कंट्रीज़ का भी हिस्सा है, तो जर्मनी रशिया से भी थोड़ा दूर जा रहा है. लेकिन जर्मनी का जो एनर्जी है, एनर्जी डिपेंडेंसी बहुत अधिक है. एनर्जी जो डिपेंडेंसी है रशिया पर बनी हुई है, तो रशिया पर बनी हुई, तो जर्मनी एक अल्टरनेटिव के रूप में भी देख रहा है. और साथ में अपना जो प्रेजेंस है, अब देखा जाए जर्मनी का, उसमें भी बदलाव कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल इंडो पैसिफिक का जो इलाका है जिसमें इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन है, वहाँ पे भी जर्मनी अपना प्रेजेंस शो करना चाहता है, इंडिया के साथ कोऑपरेट करना चाहता है. तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो भी अप्रोच रशिया और चाइना के बीच में है, उसमें जो देश डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, लाइक माइंडेड कंट्री, एक सा सोचते हैं, वो साथ आने का प्रयास कर रहे हैं. तो इसी डायरेक्शन में जर्मनी भी इंडिया तक रीच करने की कोशिश कर रहा है. जर्मनी इंडिया के बीच में भी जो रिश्ते हैं वो आपके डेवलप कर रहा है. तो वहाँ के जो चांसलर हैं वो भी आपके आए इस समय, और इंडिया भी G20 की प्रेसिडेंसी भी है, और इस फोरम के माध्यम से जर्मनी और इंडिया काफ़ी लेवल पे आप कह सकते हैं कि कोऑपरेट भी कर रहे हैं. इवन यूक्रेन के युद्ध से क्या इम्पैक्ट होगा इस पर भी दोनों देशों ने डिस्कस
आपका किया। पहले जर्मनी का फोकस खास तौर से देखा जाए तो चाइना पे बहुत अधिक रहा है, लेकिन अब जैसे मान लो उनके जो चांसलर आए तो उन्होंने इंडिया को जैसे 2021 में मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जो है इनवाइट भी किया था, इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन बर्लिन में इनवाइट भी किया था। साथ में जो रीच है जर्मनी एशिया में वो फर्दर इन्हेंस करके इंडो पैसिफिक रीजन तक इंक्रीज कर रहा है। जो सप्लाई चेन है उस सप्लाई चेन को लिंक करने के लिए एशिया को और यूरोप को कैसे जोड़ा जाए, इस पर आपका फोकस किया जा रहा है। ये सब बातें जो है फोकस की जा रही है और इंडिया जर्मनी इस डायरेक्शन में साथ में काम भी आपका जो है वो कर रहे हैं। दूसरा ये भी है कि खास तौर से ये जो डिफेंस टाइज हैं मिलिट्री लेवल पे जो कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच में उसको भी इंक्रीज करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे मान लो अभी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो जर्मनी ने अपना एक फ्रिगेट है मतलब जहाज जो है वो सेंड किए थे एंड ये मुंबई में सेंड जनवरी 2022 में किया गया। तो ये हाईलाइट कर रहा है कि ठीक है जर्मनी और इंडिया कई एरियाज में कोऑपरेट कर रहे हैं, मिलिट्री लेवल पे भी दे आर कोऑपरेटिंग। इंडिया की जो डिपेंडेंसी है रशिया पर वो हमेशा से आपका रखा गया, तो इंडिया भी प्रयास कर रहा है कि ठीक है रशिया पर डिपेंडेंसी है, जो डिफेंस पार्टनर है उसको फर्दर इन्हेंस किया जाए। जर्मनी भी इस पे हिस्सा एक बन सकता है। इंडिया भी जर्मनी से कई सारी चीज़ें जो है ले सकता है। कई सारे ऐसे फोरम है, चाहे G7 ग्रुप है चाहे G4 ग्रुप है, उसकी अगर बात किया जाए तो यहाँ पे भी दोनों देश कोऑपरेट कर सकते हैं। G4 ग्रुप और G7 ग्रुप, तो यहाँ पे एडवांस कंट्रीज हैं। यहाँ पे G4 ग्रुप में वो देश हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म चाहते हैं, जिसमें इंडिया जर्मनी दोनों हैं। कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट अस नो कि G4 ग्रुप का अपोजिट ग्रुप कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट अस नो। ट्रेड और टेक्नोलॉजी के एरिया में इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर है यूरोपियन यूनियन की अगर बात किया जाए। दोनों देश यूरोपियन यूनियन, अब देखो जर्मनी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे कि दोनों के बीच में व्यापार आसानी से हो सके। तो यहाँ पे अगर जो रिलेशन है अगर वो जर्मनी के साथ बढ़िया तरीके से होते हैं तो यहाँ पे देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट है या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको कर सकते हैं। तो जब जर्मनी के चांसलर आए तो वहाँ पे वो अपने साथ बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी लेकर आए। कई एरियाज में हम कोऑपरेट कर सकते हैं, जैसे क्लीन एनर्जी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ये ऐसे एरियाज है जहाँ पे हम कोऑपरेट कर सकते हैं। इस पर भी आपका फोकस किया गया है। एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन हाईलाइटेड जैसे जो माइग्रेशनल आस्पेक्ट है उस पर भी एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। जैसे भारत से स्किल्ड मैन पावर जर्मनी जा रहा है तो वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी और ये सब इंश्योर किया जा सके। टेक्निकली स्किल्ड जो इंडियंस हैं वो जर्मनी जा सकते हैं, वहाँ के डेवलपमेंट और इन सब में काफ़ी एक रोल प्ले कर सकते हैं। ये देश इस वजह से भी एक चिंता का विषय उनके लिए रहता है कि अगर मान लो उनके पास मैन पावर नहीं है, उनकी पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, बूढ़े हो रहे हैं, तो उनको मैन पावर की जरूरत है। कहाँ से आए, कोई दूसरे देश के लोग आए, मे बी वो इतने लॉयल ना हो देश के प्रति। इंडियंस जो हैं जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं, ये एक कल्चर इंडियंस का रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जीएस पेपर 3 का ये टॉपिक है, एनर्जी सेक्टर के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, हाउ टू बिकम अ ग्रीन हाइड्रोजन सुपर पावर। ठीक है, तो इस पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो यहाँ पे जब आप बात करते हो ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे इस इमेज से देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है वो रिन्यूएबल सोर्स, जैसे यहाँ पे विंड एनर्जी से जो है हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे मान लो हाइड्रोजन अगर बनता भी है तो वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये आपका बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बनता है इसमें एक इलेक्ट्रोलाइजर की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोलाइजर, और इसको फंक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड एनर्जी। एनर्जी कहाँ से होगा, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स जो है एनर्जी का उसका इस्तेमाल करने की बात की जाए तो अगर आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के इस्तेमाल करके हाइड्रोजन या वाटर को तोड़ के हाइड्रोजन बना रहे हो तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर उसी की जगह आप कोल और गैस और नेचुरल गैस इस टाइप का यूज करोगे तो जो हाइड्रोजन बनेगा उसे ग्रे हाइड्रोजन बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, कमेंट सेक्शन बताओ व्हाट इज ब्लू हाइड्रोजन, व्हाट इज ब्लू हाइड्रोजन, पहले डिस्कस किया हुआ है। कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट अस नो व्हाट इज ब्लू हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन क्या है। सो अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात किया जाए तो इंडिया ने काफ़ी फोकस भी किया है। यूनियन बजट 2023 का उसने कहा 19,700 करोड़ रुपए इसमें आपके लगाए जाएंगे और इंडिया अब इस एरिया में क्योंकि पैसा इतना अलोकेट हो गया तो इंडिया भी प्रयास करेगा कि हम ग्रीन हाइड्रोजन के एरिया में सुपर पावर बने। इंडिया ने कहा कि 50% जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है बाय 2030 हम नॉन फॉसिल सोर्स से अचीव करेंगे। नॉन फॉसिल मतलब जो आपके कोल, डीजल, ये आपके पेट्रोल, इन सब के अलावा दूसरे जो सोर्सेस हैं उनसे हम उससे हम
अपना एनर्जी नीड को पूरा करेंगे। जितने भी इंडस्ट्रियल ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंडिया है वो ज़्यादातर, जैसे बहुत सारी जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसकी अगर बात किया जाए तो स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल, इससे काफ़ी अधिक आपका रिलीज होता है। 5 मिलियन टन्स जो प्रोडक्शन है इतना इंडिया टारगेट कर रहे हैं। फैक्ट आपको याद रखना है, लाइक 5 मिलियन टन के प्रोडक्शन का हम टारगेट कर रहे हैं। लगभग आपका डिमांड क्रिएट करना 100 से 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, 60 से 60 टू 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर्स। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी 8 लाख करोड़ की है और लगभग 50 मिलियन मैट्रिक टन एनुअल एमिशन का रिडक्शन आपका होगा। तो ये फैक्ट्स आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये स्पेसिफिकली ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे मेंशन्ड है कि इतना डिमांड क्रिएट करना है, इतना रिन्यूएबल एनर्जी का। इलेक्ट्रोलाइजर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो वाटर है ना, वाटर को ब्रेक करने के लिए, तो जब आप हाइड्रोजन लाओगे तो कहाँ से लाओगे, और ये जो हाइड्रोजन है आप कहाँ से लाओगे, वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आप लेकर आओगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप लेकर आओगे। तो ये जो हाइड्रोजन है बेसिकली इसको अगर आपको लेकर आना है और ऑक्सीजन, तो इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर की जरूरत आपका होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है तो हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना है, और रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी के फॉर्म में, विंड एनर्जी के फॉर्म में हमारे पास बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम एक पावर, सुपर पावर जो है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के एरिया में हम बन सकते हैं। अब इसमें 5 प्रायोरिटी एरियाज हैं। पहला कि जो स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, ये आपको याद रखना। साइट फंड, ये शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि साइट फंड किस पर्पस के लिए। तो ये फंड बेसिकली यहाँ पे जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके कंजम्पशन को किस तरीके से इंक्रीज किया जाए, प्रोडक्शन और कंजम्पशन को किस तरीके से इंक्रीज किया जाए, तो ये फंड उस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, डोमेस्टिक और फॉरेन लेवल पे इन्वेस्टमेंट आए, इस पर भी आपका फोकस जो है किया गया है। एंड जैसे हम बहुत सारे चैलेंज है क्योंकि इन्वेस्टमेंट जरूरत है, क्योंकि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना, ये चैलेंजिंग टास्क आपका बन सकता है। तो चाहे एक्सपोर्ट करना, चाहे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, ट्रांसपोर्ट करना, या ये बहुत सारे ऐसे एरियाज है जिसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो इस पर भी आपका प्रायोरिटी में रखा गया है। ये जो साइट फंड है इसमें 4500 करोड़ इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के रखा गया है। देखो, इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग जरूरी भी है क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इसको ब्रेक करने के लिए, जैसे वाटर है, वाटर को ब्रेक करने के लिए, हाइड्रोजन निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइजर की जरूरत है। अब इलेक्ट्रोलाइजर के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, मान लो चाइना पर हम निर्भर हैं, किसी दूसरे देश पे निर्भर हैं, तो वो फिर इतना सही नहीं है। हमें खुद से प्रोड्यूस करना, तो इस पर भी फोकस आपका किया गया। फिर हमें अपने आप को इंटीग्रेट करना, जैसे मान लो कि किसी एरिया में अगर आप जाते हो तो उसमें अलग अलग दुकानें हैं और वो एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो आपस में भी उनका कंपटीशन साथ में रहता है और एक दूसरे की वो मदद भी करते हैं। इसी तरीके से जैसे अगर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान जैसे बात करें, तो वो बहुत सारे इस एरिया में फोकस भी कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन बिकम द पार्टनर विद दीज कंट्रीज जो कि किसी न किसी तरीके से सप्लाई चेन का हिस्सा है। कोई कुछ रॉ मटेरियल बना रहा है, कोई ग्रीन हाइड्रोजन लेना चाह रहा है, तो एक प्रकार से क्या है, वी विल ट्राई टू डेवलप अ रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप विद दीज कंट्रीज। तो इस पर भी आपका फोकस किया जा रहा है। फिर इंडिया को क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी डेवलप करने के लिए एक ग्लोबल रूल्स डेवलप करने पड़ेंगे। अब इंडिया क्योंकि G20 का चेयरपर्सन है, तो इसमें इंडिया इस चीज़ को फोकस कर सकता है कि चलो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर चर्चा की जाए, क्या रूल्स, रेगुलेशंस, ऑब्जेक्टिव्स एक दूसरे की कैसे मदद करेंगे, वो सब सारी चीज़ें ऊपर फोकस किया जाए। तो एक रूल्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो रूल्स कैसे लाया जाए उस पर भी जो इंडिया है बात कर सकता है, और इसके लिए G20 का जो फोरम है, क्योंकि इंडिया चेयरपर्सन है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, जीएस पेपर 3 का टॉपिक है इंटरनेट ऑफ चेंज टू चेंज। अब इसमें देखो, इसमें ये टॉपिक आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया, इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स आपके होते हैं। अच्छा, अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट कि इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक आई विल पुट, बिकॉज फोल्डर जो मैं आपको लिंक दिया था उसमें एडिट करने का ऑप्शन था, और आप में से कई लोगों ने उसको डिलीट कर दिया, मतलब वो कंटेंट है ना उसका डिलीट कर दिया। कुछ को तो मैंने दोबारा से रिकवर करके पीडीएफ बना के डाल दिया, बट कुछ आप में से कई लोगों ने, आई डोंट नो व्हाई ये कैसे हुआ, गलती से हुआ, जैसा भी हुआ, वो जो पेजेस हैं, जैसे पीडीएफ है ना, पीपीटीज है, उसी को आपने डिलीट कर दिया। तो ये थोड़ा सा दूसरों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आपको, जैसा पहले आई यूज टू शेयर, तो वो डायरेक्ट आपको सौरभ पांडा अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, सेशन के तुरंत बाद आपको मिल जाएगा। यूआईएस चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज जो सुबह 7 बजे आती है, मंडे टू फ्राइडे होती है, उसको बिल्कुल आप मिस मत करो, क्योंकि 8 टॉपिक दिन के होते हैं, 8 इंटू 5 40 40 इंटू 4 160 इंटू 15 मल्टीप्लाई करो तो ये 1500-1600 टॉपिक्स
आपके 1.5 साल के अंदर हो जाते हैं, जो कि ह्यूज नंबर है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर जो भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग देखो, तो ये सब इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है, इसी चैनल के अंदर चीजें। इज द इंटरनेट एज वी नो इट गोइंग टू चेंज, क्या ये चेंज हो सकता है इंटरनेट टू चेंज? अब इसमें देखो, इसमें क्या बात बोली गई है, पहले कंटेक्स्ट समझो। जैसे मान लो आपने कोई पोस्ट डाला सोशल मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर अगर आपने कोई पोस्ट डाला तो आपको लाइबल किया जाएगा। जहां पे मतलब जहां पे मान लो ट्विटर पे आपने कुछ कुछ भी इधर उधर की चीजें डाल दी किसी के प्रति, तो आप पर केस होगा, ट्विटर पे नहीं होगा। क्यों? ट्विटर क्या कहता है कि हम उस इंफॉर्मेशन के पब्लिशर नहीं है। जैसे मान लो एक किताब लिखी जाती है, तो किताब जो लिखी जाएगी तो इवन जो किताब जिसने पब्लिश की है उसको लायबल किया जा सकता है, उसके ऊपर केस हो सकता है। लेकिन ये क्या कहते हैं कि हम जो है इंफॉर्मेशन के पब्लिशर नहीं है, हम इंटरमीडिएटरी हैं जो कि दो लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो आर्गुमेंट है, ये बड़े बड़े जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनको एक प्रकार का आप कह सकते हो कि एक प्रकार का जो है उनको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन आप देखो कि आज के समय सोशल मीडिया का बहुत गलत भी इस्तेमाल हो रहा है। लोग कैसे कैसे पोस्ट डाल के या फिर कुछ लोगों को ब्लैकमेल करना, कॉल कर देना, वीडियो कॉल, फिर कुछ रिकॉर्ड कर लेना, ऐसी चीज़ किसी के प्रति कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर देना। कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, इस ये तो ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। तो यहाँ पे यूएस में इस चीज़ को लिया गया है, जहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, एक दो केसेस वो लोग हियर कर रहे हैं, जिसके तहत ये जो कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट 1996 का है, इसको वो चेंज कर सकते हैं। तो दो उसमें केसेस हैं, वो कौन से केसेस हैं, स्पेसिफिक केसेस हैं, वो हमें नहीं करना है। बट यहाँ पे जो इस एक्ट है यूएस का डिसेंसी एक्ट है, उसका सेक्शन 230 है। वो ये जो सेक्शन है 230 इस डिसेंसी एक्ट का, वो बेसिकली क्या है, ये एक सेफ हार्बर के रूप में काम करता है। इट मीन्स व्हाट, कि कोई भी कंटेंट जनरेट होता है उनके द्वारा किया जाता है तो उसके लिए लाइबल नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पब्लिशर ऑफ दैट कंटेंट। उनके ऊपर ऐसा केस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर ये क्यों कहा जा रहा है इंटरनेट चेंज होगा, तो यहाँ पे जो ये दो केसेस हैं, इन केसेस को सुनकर यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कह सकती है, या आप हाईलाइट कर सकते हैं कि देखो, आप भी इस इंफॉर्मेशन या जो भी ऐसी कंटेंट आ रहा है उसके लिए आप लाइबल हो। तो फिर लॉ उनके खिलाफ भी केस, जो कंपनी है वो भी लाइबल हो सकते हैं अगर किसी प्रकार का क्राइम या कोई उसकी वजह से सुसाइड कर रहा है या क्राइम पर्पस के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिर इन कंपनीज को प्रयास करना पड़ेगा कि ऐसा कंटेंट बिल्कुल भी पब्लिश ना हो। तो टेक कंपनीज कह भी क्या रही है कि देखो हम जो है जैसे जो भी कंपनीज है वो इनका ये कहना है कि सेक्शन 230 को चेंज मत करो, क्योंकि इसका बहुत ह्यूज इम्पैक्ट इंटरनेट पे होगा। क्योंकि फिर हम मान लो फिर अगर ये होगा जिसमें कंपनीज ही बहुत लायबल है, तो फिर बहुत ही कम लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत अधिक बढ़ सकती हैं। ये पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है, क्योंकि उनका ये कहना है कि इतना सारा कंटेंट है, उसको हम कैसे ऐसा फिल्टर आउट करें कि इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्ट हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, ऑल्दो जो प्रयास है टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है उसकी तरफ वो प्रोसीड करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीलैटरल रिफॉर्म एज अ प्रायोरिटी इन G20। बहुत अच्छा टॉपिक है, मेंस का प्रश्न भी आपका इसी पर है। कल का जो बेस्ट आंसर है वो भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। ठीक है, तो जीएस पेपर 3 के अंदर इकोनॉमी प्लस आईआर के अंदर हम इस टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हैं। वी कैन इंक्लूड इट अंडर जीएस पेपर 3, मल्टीलैटरल रिफॉर्म एज अ प्रायोरिटी इन G20। अच्छा, इसमें क्या बात बोली गई, पहले कंटेक्स्ट देख लो और उसके बाद क्या है जो आर्गुमेंट आर्टिकल के अंदर है वो डिस्कस करता है। देखो क्या है कि जो विश्व है वो पूरा का पूरा जो विश्व दो पोल्स ऑफ पावर की तरफ डिवाइड हो रहा है। एक तरफ आपका यूएसए है, उसके दूसरे है ना यूएस है, दूसरी तरफ आपका चाइना रशिया है। रशिया चाइना। मल्टीलैटरल ग्रुपिंग का क्या, मल्टीलैटरलिज्म का क्या? जैसे मान लो किसी भी ग्रुपिंग की बात करो, चाहे आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ले लो, यूनाइटेड नेशन ले लो, किसी भी की बात करो, तो मल्टीलैटरलिज्म वहां पे दो से ज्यादा देश साथ में काम कर रहे हो, मल्टीलैटरलिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कई सारे ऐसे देश है जो काम कर रहे हैं। अब इसमें क्या, ये दो पोल्स ऑफ पावर है, तो कोई भी काम करो, कोई भी चीज हो, जैसे मान लो कई बार होता है कि फैमिली के अंदर दो लोग उनकी बनती नहीं है, तो कुछ भी फंक्शन करो तो दोनों लड़ ही जाएंगे, कुछ भी कर लो कुछ वो लड़ जाएंगे, तुमने ये कर दिया, ये कर दिया, तुमने मुझे करने की कोशिश की, इस टाइप से वो बनेगी नहीं। तो इसकी वजह से जो मान लो फैमिली में 10 में से 2 लोग ऐसे हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, 8 लोग अच्छे हैं तो वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं, वो भी आपस में कोई इसकी तरफ हो गया कोई इसकी तरफ हो जाता है, ऐसा सिस्टम होता है। तो इसी प्रकार से विश्व की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जहाँ पे ये सारे देश ऑलमोस्ट बड़े कंट्रीज हैं तो प्रेजेंट हैं, तो ये पोलराइज्ड हो रहे हैं और दूसरे देश जो छोटे देश है वो या तो यूएस को ज्वाइन कर रहे हैं या रशिया चाइना को जोड़ रहे हैं। तो इससे जो मल्टीलैटरलिज्म है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हो रहा है। तो इसमें क्या कहा गया कि देखो G20 एक ग्रुपिंग हो सकती है जिसमें इंडिया ऐसे एजेंडा सेट कर सकता है
प्रयास कर सकता है कि ये जो मल्टीलैटरलिज्म है वो मिनीलैटरलिज्म से रिप्लेस हो सकता है। मिनीलैटरलिज्म का मतलब क्या हो, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 लोग हैं फैमिली में, 2 लोग लड़ते हैं, तो कोई डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो 3 लोगों को आपने ले लिया जो जिनकी अच्छे से बनती है, ठीक है, फिर भी ये क्या है 3 लोग साथ में मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। ऐसे ही क्या है कि मान लो G20 की ग्रुपिंग है, इसमें आपके देश हैं, तो इसमें से आपने 8-10 देश जिनमें कोई टेंशन नहीं हुई है आपस में बनती है, तो उनको लेके और फिर आपने एजेंडा सेट किया। तो यहाँ पे क्या मल्टीलैटरलिज्म कैन बी रिप्लेस्ड बाय मिनीलैटरलिज्म। ये मिनीलैटरलिज्म, ये छोटे ग्रुपिंग है जिनमें किसी प्रकार का आपस में कन्फ्रंटेशन नहीं हो, आप आपस में कोलैबोरेट करने का प्रयास करें। तो ये इसी पर आज मैंने आप मेंस का प्रश्न भी जो है डेवलप किया है। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा जरूरी बात यही है कि किस तरीके से ग्लोबल कंसेंसस हम डेवलप करें, हाउ वी कैन डेवलप द ग्लोबल कंसेंसस। अब देखो मल्टीलैटरलिज्म इंपॉर्टेंट भी बहुत है, क्योंकि मल्टीलैटरलिज्म की बात करें तो जरूरी, क्योंकि ऐसे विश्व में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, आज के समय में भी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसको हमें सॉल्व करने के लिए सारे देशों को साथ आना ऐसा जरूरी है। अब यहाँ पे देखो मल्टीलैटरलिज्म इंपॉर्टेंट भी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक तो लाइक अगर देखा जाए तो मल्टीलैटरलिज्म यूटिलिटी क्राइसिस है। यूटिलिटी क्राइसिस का मतलब क्या हो गया कि जो बड़े देश है वो सोचते हैं यार ये हमारे काम का ही नहीं है, हम साथ में आपस में ही एग्रीमेंट साइन करके कर लें। बाहर अगर मल्टीलैटरल फोरम में आते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज का सुनना पड़ता है, तो इससे हम खुद ही आपस में कर लेते हैं। तो एक तो मेजोरिटी का ट्रस्ट और जो डेवलप्ड देश है उनका यूटिलिटी क्राइसिस, ये लाइन आप यूज कर सकते हो। तो एक तो जैसे मान लो डेवलपिंग देश उनका ट्रस्ट रिड्यूस हो रहा है, और जो डेवलप्ड देश है उनको लगता है यार हमारे काम का ही नहीं है, डेवलपिंग देश हमको घेर लेते हैं इसमें, तो क्या मतलब है, इस तरीके का वो सोचते हैं। लेकिन जिस तरीके से कंट्रीज के बीच में टेंशन है, ग्लोबलाइजेशन से दूर भागा जा रहा है, नेशनलिज्म पे फोकस किया जा रहा है, पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, तो इसमें क्या है और प्रकार के जो है कोऑपरेशन की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, वो फोकस आपका किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जरूरी क्या है कि जो देश हैं अगर मल्टीलैटरलिज्म डाइल्यूट हो रहा है तो वहाँ पे फिर देश आपस में ट्रेड जो है ट्रेड करने का प्रयास करते हैं, छोटे छोटे ग्रुपिंग्स बनाने का प्रयास करते हैं। एंड इससे भी क्या हो रहा है, इट हैज़ फर्दर लेड टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या है, मान लो 4 देश हैं उनकी आपस में बनती, उन्होंने कर लिया, ठीक है, दूसरे 4 देश जो हैं वो आपस में डिसाइड कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि विश्व में 2 पोल्स ऑफ पावर क्रिएट हो रहे हैं और जिनके बीच में कन्फ्रंटेशन के भी चांसेस बन जाते हैं। सो यहाँ पे कई दूसरे भी इश्यूज हैं जहाँ पे साथ आने की जरूरत है, चाहे वो माइग्रेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, साइबर सिक्योरिटी जैसे इश्यूज आपके हो गए, या फिर अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो डैमेज कॉज हुआ है पैंडेमिक की वजह से, तो उसमें देशों को साथ आना जरूरी है। कई प्रकार के जो उनके टेंशन्स हैं तो वहाँ भी इंपॉर्टेंट है। अब रिफॉर्म डिफिकल्ट क्यों है, डिफिकल्ट इसलिए सबसे क्या है कि जो ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स है। अब देखो रिफॉर्म अगर आप करोगे तो यूएस कुछ और बोलेगा, रशिया चाइना कुछ और बोलेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, मतलब दोनों कन्विंस करना बहुत जरूरी है कि देखो उनको तुमने जो है साथ उनके रह रहे हो, मेरे नहीं रह रहे हो, वो बोलेगा तुम उसके रह रहे हो, मेरे नहीं रह रहे हो। तो ये बहुत डिफिकल्ट एस्पेक्ट है कि किस तरीके से जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो या कंसंट्रेशन ऑफ पावर है उसको देखते हुए आगे बढ़ा जाए। दूसरा ये भी है कि जीरो सम गेम के रूप में कंसिडर किया जाता है। जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है कि मान लो यूएस ने कोई कदम उठाया तो चाइना सोचेगा यार मेरे खिलाफ है, चाइना कुछ कदम उठाएगा तो यूएस सोचेगा मेरा खिलाफ है। तो जीरो सम गेम का मतलब ये होता है कि आप कोई प्रयास अगर करोगे तो उसमें ये सोचा जाता है कि ये एक के लिए फायदेमंद है तो दूसरे के लिए नुकसान ही होगा। इसका अपोजिट होता है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल सम गेम। इट मींस व्हाट कि आपने कुछ कदम उठाया तो जरूरी नहीं कि दूसरे का नुकसान हो, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेटजी दूसरे का फायदा भी हो सकता है। तो अगर जीरो सम गेम के रूप में अगर आप चीजों को कंसिडर करते हो तो चाहे चाहे वो WTO हो, चाहे वो WHO हो, किसी की भी अगर हम बात करो तो यहाँ पे यही उनके मन में आता है कि अगर यार हमने रिफॉर्म किया, डेवलपिंग देशों को इंक्लूड किया तो हमारा जो डाइल्यूशन पावर का हो जाएगा और फिर ये एशियन पावर्स आगे बढ़ जाएंगे। इस टाइप की थिंकिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज आपका बन जाता है। दूसरा ये भी आपका हाईलाइट किया गया है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड आ रहा, मल्टी सेंट्रल वर्ल्ड आ रहा, मतलब डिफरेंट पोल्स ऑफ पावर आपके हो रहे हैं। अब डिफरेंट पोल्स ऑफ पावर आपके डेवलप हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो देश हैं लाइक फॉर एग्जांपल लाइक जो देश हैं दे आर थिंकिंग कि दे आर मोर ऑफ थिंकिंग इन द डायरेक्शन कि इंस्टेड ऑफ रिफॉर्मिंग द मेजर इंस्टीट्यूट, चाहे UN हो, चाहे WTO, WHO, उसको आपको रिफॉर्म करने की जगह दे आर फोकसिंग मोर कि ठीक है आपस में जो सेम सोच वाले देश है वो साथ में हो जाएं। जैसे अगर आपको पूरा का पूरा रिफॉर्म करना है, मान लो पूरा यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म करना है, तो आप इसमें कुछ किसी को इंक्लूड करोगे ये सारी। अब इसकी जगह ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि ठीक है एक काम करते हैं कि हम इसको रिफॉर्म ना करके आपस में जो सेम सोच के देश हैं, वो लाइक माइंडेड देश हैं, वो साथ में आके जो भी ऑब्जेक्टिव है वो आपका कर लेते हैं। इससे इस प्रकार की सोच जो है वो फर्दर चैलेंजेस लेकर आ रही है।
सो G20 क्या रोल प्ले कर सकता है? अब G20 बेसिकली अगर हाईलाइट यही किया जाए, क्योंकि देखो अभी इससे पहले इंडोनेशिया था, फिर इंडिया है, फिर ब्राजील है, फिर साउथ अफ्रीका है। तो यहाँ पे क्या है कि ये प्रेसिडेंशियल कंट्रीज, जो प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंसी जिनको मिलेगी, तो उन्हें वो खास तौर से डेवलपिंग देश है, तो ऐसे एजेंडास को पिक किया जा सकता है जो जिस पर देश जो है उनके बीच में कन्फ्रंटेशन ना हो। आप ऐसा इशू एजेंडा पिक मत करो जिसके बीच में देश पोलराइज्ड हो जाए कि वो अपने अपने इंटरेस्ट पर ही सिर्फ फोकस करें। तो यहाँ पे नरेशन सेट करना, एजेंडा सेट करना एक बहुत बड़ा फोकस आपका बन जाता है। फिर क्या है, ये भी इंश्योर करना कि यहाँ पे ये हमें देखना है कि जो चैलेंज सबसे बड़ा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि देखो कोई भी प्लेटफॉर्म है तो उसमें पावरफुल स्टेट्स का डोमिनेंस या फिर जो इंटरेस्ट कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट सब लोग उसमें कि तुम्हारा ये इंटरेस्ट है, मेरा ये इंटरेस्ट है, या पावरफुल स्टेट्स का डोमिनेंस की बात करें, तो हर लेवल पे ये चैलेंज भी फेस करना। तो इसका सोल्यूशन कहा गया कि मिनी लेटरल ग्रुपिंग भी इनकरेज किया जा सकता है G20 के अंदर ही, कुछ देश साथ में आके पार्टनरशिप करके और चीज़ों को जो है वो मीट आपका किया जा सकता है। सो मिनी लेटरलिज्म कैन बी एन अल्टरनेटिव टू द मल्टीलैटरल, ऑल्दो इसके भी कई प्रकार के चैलेंजेस है कि उन मिनी लेटरल जो आप बना रहे हो ग्रुपिंग में, वो मेरे मेरे इस देश को क्यों नहीं इंक्लूड किया, उस देश को क्यों इंक्लूड किया, इस टाइप के चैलेंजेस भी आ जा सकता है। ऑल्दो ये जरूर से है कि अगर आपने जैसे मान लो G20 के अंदर ग्रुपिंग है, कुछ आपने मैकेनिज्म बना लिया, उन्हीं में से देश को इंक्लूड कर लिया और मिनी लेटरल ग्रुपिंग बना ली, तो आपके लिए आसान है कि आपने वो मिनी लेटरल ग्रुपिंग बना के और चीज़ों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि कॉम्पिटेटिव कोलिजन्स को अवॉइड करना, मतलब ये नहीं कि आपने 4 लोग को मिलकर बनाया तो दूसरे लोगों ने 4 लोग और बना लिया, तो यहाँ पे इस प्रकार के आपस में कोलिजन आप सा बना रहे हो कि उसी में आप आपस में कॉम्पीट कर रहे हो। जैसे है ना कि मान लो परिवार में एक आदमी है, उससे 4 लोग उसकी बनती है, तो उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, दूसरा के 4 लोग की बनती है, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया और आपस में फिर लड़ रहे हैं। तो ऐसे कॉम्पिटेटिव कोलिजन नहीं क्रिएट करना है। वी हैव टू फोकस कि किस तरीके से जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको ज़्यादा ज़्यादा जोड़ा जा सके, उसको बहुत फ्रेगमेंटेड या तोड़ा जाए ऐसा अप्रोच हमें नहीं रखना, इस पर भी फोकस आपका किया गया है। तो यहाँ पे जरूरी क्या है, इसमें पॉलिटिकल विल की जरूरत, बड़े बड़े जो देश हैं उनको साथ में आना पड़ेगा, दे हैव टू रिफॉर्म देयर थिंकिंग प्रोसेस, सारी चीज़ें करना पड़ेगा, ऐसे इश्यूज को पिक करना पड़ेगा जिसमें सभी लोग अफेक्टेड हैं। जैसे मान लो फ्यूल है, जो फूड है, फर्टिलाइजर, इस पर सभी लोग एग्री करेंगे कि देखो वॉर है, वॉर की वजह से देखो क्या क्या दिक्कतें हो रही, प्राइस बढ़ रहा है, तो ऐसे इश्यूज को पिक करना जिसमें सभी एग्री करें, इस पर फोकस आपका करना जरूरी। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज बायो कंप्यूटर, कल मैंने आपको दिया था, तो सिमरन का आंसर है। ठीक है, तो ये मैं आपको उसमें भी डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेड है। तो आपको अपने आंसर को सेंड करना है सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे। आज का प्रश्न मैं आपको दे देता हूँ, उसको भी आप लोग करना। और देखो इन न्यूज सीरीज के अंदर जो भी मान लो अलग अलग रिसर्च आ रही है वो भी मैं आपको इंक्लूड कर रहा हूँ, जो कि हिंदू के अंदर नहीं आती है, मतलब 2-4 हफ्ते बाद कभी आएगी, वो भी ज्योग्राफी एनवायरमेंट का टॉपिक्स हैं। प्रीलिम्स बूस्टर इंग्लिश के अंदर है, जिसमें एमसीक्यूज अलग अलग जहां भी पेपर में है उससे कवर होता है, और फिर हिंदू का एडिटोरियल एक्सप्लेनर सीरीज में आप लोग देख ही रहे हो, जिसमें हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अभी अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो होली स्पेशल ऑफर का जरूर से बेनिफिट उठाओ। देखो 12 मंथ्स में 3 मंथ्स फ्री है, 18 मंथ में 4 मंथ फ्री है। तो अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, फिर आप यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, कोड डाल दो SPLIV। 24 की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 23 की तैयारी करो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या मतलब जिस साल की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप ये समझो कि जब आप ज्वाइन करते हो तो आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हो। ये आप ध्यान रखना, आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरे कोर्स कर सकते हो या किसी एक एजुकेटर के, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने सब्जेक्ट्स हैं सभी को आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो कि आप डाउट आंसर राइटिंग, प्रिंटेड नोट, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। आइकॉनिक में जैसे आपको मेंटर भी असाइन होते हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोड यही यूज करना है, जिससे क्या होगा, अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। SPLIV कोड यूज करोगे। EPFO की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी अनअकैडमी से जुड़ रहे हो, कोर्स मात्र 1800 का है, तो ये भी कोड यूज करके SPLIV आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा जो कोर्स अभी चल रहा है साइंस टेक का है, एक नया कोर्स भी आने वाला है, जैसे मैंने आपको कहा स्पेशल क्लास जो आपकी चल रही थी पिछले हफ्ते से, तो वो भी स्पेक्ट्रम की स्पेशल क्लास वो भी शेड्यूल्ड है, वो लिंक मैं ग्रुप में आप लोग को डाल दूंगा, तो वो भी आप लोग देख लेना। ठीक है, अभी देखो ये सब बैच कोर्सेस हैं, ऑफलाइन का सेकंड बैच भी शुरू हो रहा है, तो ये आप देखो बैच अप्रैल 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये टाइमिंग है 5 PM से 7:30 PM की क्लासेस की टाइमिंग है, ये भी आप लोग करो। तो यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आज का मेंस का क्वेश्चन देख लो, मिनी लैटरलिज्म इज एन अल्टरनेटिव टू मल्टीलैटरलिज्म, इसको आपको डिस्कस करना है, 10 मार्क्स का प्रश्न है। सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे आप अपना आंसर को सेंड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। काफी ज्यादा आर्टिकल्स आ जाए थे, और इसका PDF मैं आपको सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे आई विल शेयर विथ यू आफ्टर द सेशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।